नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 15 नवंबर को उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे। वे यहां पर शहीद सैनिक सम्मान यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही चमोली के स्वाई गांव जाएंगे जहां पर इसके अलावा जेपी नड्डा 16 नवंबर को रुद्रपुर में जनसभा भी करेंगे। तो 15 नवंबर को जेपी नड्डा का उत्तराखंड का दौरा होना है। यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही चमोली के स्वाड़ गांव जाएंगे। इसके अलावा जेपी नड्डा 16 नवंबर को रुद्रपुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत आज बद्रीनाथ धाम पहुंचे और भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। हरीश रावत के साथ कांग्रेस नेता यशपाल आर्य भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि 20 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता विजय बहुगुणा ने अपने विवादित बयान पर सफाई दी है। न्यूज 18 से फोन पर बातचीत के दौरान बहुगुणा ने सफाई दी और कहा कि अगली सरकार पुष्कर धामी के नेतृत्व में बनेगी और धामी सरकार चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा कर रही है। न्यूज 18 ने विजय बहुगुणा से बातचीत की। ये चुनाव हम धामी जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, जो हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं। और आज जो हमारी मीटिंग हुई, हम लोगों ने कई समितियों का गठन किया, हमारे प्रभारी मंत्री जोशी जी ने। और हम सब चाहते हैं कि हमारे जो अगला मुख्यमंत्री धामी जी हो, वो जो हमारे नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि उत्तराखंड अगले दशक में सबसे प्रगतिशील राज्य बने, उसको पूरा करें। तो मैंने गुजरात में बोला था कि रोटेशन पॉलिसी है गुजरात में, उन्होंने किया। एक बार मुख्यमंत्री बना उसको बदल सकते हैं, ये कोई इतना कि एक बार मुख्यमंत्री बन गए तो आप बदलेंगे नहीं। लेकिन वो गुजरात के उसमें था बैकग्राउंड में। उत्तराखंड में तो हमारा चीफ मिनिस्टर अभी आया है, युवा है, उसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, वही बनेंगे। असल में इससे पहले देहरादून में विजय बहुगुणा ने कहा था कि बीजेपी में जो एक बार मुख्यमंत्री बन गया जरूरी नहीं कि हर बार वही बनेगा। विजय बहुगुणा ने कहा कि यहां पर रोटेशन प्रणाली है और सबको यहां पर मौका मिलता है। साथ ही विजय बहुगुणा ने कहा कि राज्य में बीजेपी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। 60 पार का नारा ज्यादा है और कार्यकर्ता उत्साह में ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार बनेगी मगर 60 सीटों के साथ नहीं। उत्साहित होकर के नारा दे रहे होंगे, लेकिन मेरा जो मानना है कि हम स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएंगे ताकि किसी प्रकार का दबाव ना हो। रोटेशन पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी में, अब सबको समझ में आ गया। गुजरात में कर दिया कि नहीं किया? वंस अ मिनिस्टर, वंस अ चीफ मिनिस्टर, ऑलवेज अ चीफ मिनिस्टर, ये सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता है। आज आप मंत्री हैं, मुख्यमंत्री के अलावा पार्टी का काम कर सकते हैं। तो जो रोटेशन पॉलिसी है तो वेलकम, अच्छी बात है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी पिथौरागढ़ के दौरे पर हैं। सीएम ने पिथौरागढ़ पहुंचकर 126 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इन योजनाओं की लागत 344 करोड़ है। सीएम का कहना है कि पिथौरागढ़ के विकास के लिए ये योजनाएं मील का पत्थर साबित होंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए उनकी सरकार सभी योजनाओं को धरातल पर ला रही है। पिथौरागढ़ शहर का जो विकास है वो एक मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय में इन शहरों को भी जो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है उस कंसेप्ट के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी में पिथौरागढ़ में शरदोत्सव और विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। नगर पालिका द्वारा 2 साल के बाद शरदोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन के मौके पर सीएम ने कहा कि शरदोत्सव के आयोजन से जहां एक और कलाकारों को मंच मिलेगा, वहीं संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा। शरदोत्सव का आयोजन हफ्ते भर के लिए किया जा रहा है। उत्सव भी निश्चित रूप से पिथौरागढ़ में बड़ा अच्छा एक महोत्सव के रूप में यहाँ मनाया जाता है। उससे भी हमारी संस्कृति, हमारे लोक कलाकार, ऐसे लोग सभी को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का भी अवसर मिलता है और लोगों को एक दूसरे से मिलने का अवसर मिलता है। ये हमारी जो पर्यटन आधारित हमारा प्रदेश है, निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्यक्रमों से उसको बढ़ाने का भी जो है काम होता है। सर्द मौसम के बीच गर्म हुए चुनावी माहौल में कांग्रेस ने कैंडिडेट सिलेक्शन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
जिसके लिए सोनिया गांधी के विशेष दूतों ने दावेदारों के इंटरव्यू भी शुरू कर दिए हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। 2022 विधानसभा चुनाव की अधिसूचना लगने में अब कुछ ही दिन का वक्त बचा है, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस ने उससे पहले ही कैंडिडेट सिलेक्शन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पर्यवेक्षक एक एक कर हर दावेदार की टोह ले रहे हैं। शुक्रवार को हल्द्वानी के कांग्रेस दफ्तर में भी ऐसा ही नजारा दिखा, जहां टिकट की चाह रखने वाले नेता पर्यवेक्षक के सामने अपनी बात रखने के लिए लाइन में लगे दिखे। मैं खुद दावेदार हूं। मैं पहले भी उत्तराखंड डेयरी फेडरेशन का अध्यक्ष रहा हूं और कई पदों पर रह चुका हूं अभी भी। तो दावेदारी और पिछले चुनाव में भी हमने कांग्रेस को पूरी तरह से लड़ाया। चुनाव पर्यवेक्षक के सामने अपनी दावेदारी करने में महिला और बुजुर्ग नेता भी पीछे नहीं है। मैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख हल्द्वानी और लालकुआं विधानसभा से प्रत्यक्ष के रूप में मैंने उनको बताया, और इस बीच जो भी हमारे क्षेत्र में हम लोगों ने कार्य करा वो भी अवगत कराए। अध्यक्ष जी से मैंने कहा पब्लिक का मूड दिखवा लीजिए, मतलब आपको फीडबैक पब्लिक से ही मिलेगा। पब्लिक की क्या ओपिनियन है उसके हिसाब से काम करने को हम तैयार रहेंगे। पर्यवेक्षक भी मान रहे हैं कि विधानसभा वार कांग्रेस में दावेदारों की फौज है, लिहाजा बेहतर कैंडिडेट का सिलेक्शन एक चुनौती है। हर विधानसभा से 8-9 हैं, कहीं 5-6 हैं, ऐसे कैंडिडेट आए हैं और सबका एक ही विचार है कि कांग्रेस किसी अच्छे व्यक्ति को टिकट दे। तो इस बार हम लोग पूरी उससे सर्वे करा के अच्छे ढंग से टिकट दे रहे हैं। साफ है, दावेदारों की एक से ज्यादा संख्या पार्टी के लिए सरदर्द है, लेकिन इतना भी साफ है, जो हर नेता को साध ले, जीत उसी पार्टी के सर सजेगी। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। रामनगर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पदयात्रा का आगाज किया। इस पदयात्रा में कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर देखने को मिली। पूर्व सीएम हरीश रावत के केंद्र में रामनगर विधानसभा है। इस सीट से कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत अपनी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में इस सीट पर हरदा की दिलचस्पी सभी के लिए हैरानी का विषय बनी हुई है। यहाँ से शुरू हुई इस यात्रा से भी वह संजय नेगी का पोस्टर जनता को दिखा एक संदेश दे गए। इस यात्रा से रणजीत रावत गुट ने दूरी बनाए रखी। इस पर रावत ने कहा कि सब लोग रास्ते पर आ जाएंगे। वो धीरे धीरे सब रास्ते पर आ जाते हैं। समय के साथ समय सबको सिखा देता है। टिकट मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो मेरा दायित्व नहीं है। वो दायित्व गणेश गोदियाल जी का है, प्रीतम सिंह जी का है, देवेंद्र यादव जी का है। इस पर वो लोग बात करेंगे। इस पदयात्रा से विधानसभा स्तर पर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला, लेकिन कभी गुरु चेला रहे हरीश और रणजीत रावत के बीच अब 36 का आंकड़ा जग जाहिर है। ऐसे में रामनगर विधानसभा से कांग्रेस की पदयात्रा कई मायनों में बीजेपी को घेरने से ज्यादा अपनों को घेरने की दिखाई दी। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। सर्दी शुरू होते ही पहाड़ों पर पर्यटकों का आना शुरू हो गया है और हिल स्टेशन पर सर्दी का आनंद उठा रहे हैं। जोशीमठ के कुंवारी पास पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं और मौसम का मजा ले रहे हैं। सभी को बर्फबारी का इंतजार है, लेकिन फिलहाल बर्फबारी की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। लेकिन बुग्याली इलाकों में सैलानी नाच गाकर ठंड का पूरा लुत्फ ले रहे हैं। ऐसा नहीं कहीं कोई है गलतफहमी जो कहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन निर्वाचन से जुड़ी तैयारियों में जुटा गया है। साथ ही प्रशासन ने सभी राजनीतिक पार्टियों सहित बीएलओ को ड्राफ्ट पब्लिकेशन पत्र जारी कर दिया है और मतदाताओं को 1 महीने के भीतर वोटर लिस्ट में नाम सुधारीकरण के साथ नए मतदाताओं को जोड़ने का मौका प्रशासन द्वारा दिया गया है। 2022 की हड़ता के अनुसार जो हमारा ड्राफ्ट पब्लिकेशन रोल है वो हमारा पब्लिश हो चुका है। उसकी प्रतिलिपियां सभी बीएलओ और राजनीतिक पार्टियों को वितरित कर दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की इगार यानी बूढ़ी दिवाली पर शुरू की गई मुहिम रंग लाने लगी है। ऋषिकेश के त्रिवेणी संगम पर इगास त्योहार के अवसर पर संस्कृति को बचाने के उद्देश्य से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें लोक संगीत समेत पारंपरिक भेलो नृत्य का आयोजन किया गया। ऋषिकेश की मेयर का कहना है कि नई पीढ़ी के लिए उत्तराखंड की संस्कृति एक धरोहर है। जैसे कि हमारे राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी का एक अनूठी पहल उन्होंने करी
कि ऐसू की बगवाल ऐसू की घास अपने गाँव। तो ये एक उसी के तहत सभी ने हमने, जैसे कि हमारा ये ऋषिकेश एक गुलदस्ते के समान है, तमाम तरह के आयोजनों का यहाँ पर त्रिवेणी घाट में क्रियान्वित किया जाता है। किच्छा के सिरौली कला को आपको बता दें कि नगर पंचायत बनाने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट के फैसले के बाद सिरौली कला के लोगों ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। 3 साल पहले सिरौली कला को ग्राम सभा से हटाकर नगर पालिका में शामिल कर लिया गया था, लेकिन स्थानीय लोग लगातार इसका विरोध कर रहे थे। अब कोर्ट के फैसले के बाद इनमें खुशी की लहर है। नगर पालिका से नगर पंचायत बनाने का कानून विरुद्ध काम किया, जिसका हमने विरोध किया और आज सिरौली की जनता को न्याय मिला। अब जोशीमठ नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ने मेन मार्केट के चेकिंग की और एक्सपायरी डेट वाले सामान पाने वाले कई दुकानों के चालान काटे। लगातार शिकायतें मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है। सभी व्यापारियों को साफ सफाई के सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। रुड़की के ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में कोल्हू संचालित हो रहे हैं, लेकिन कई कोल्हू मानकों के मुताबिक नहीं चल रहे हैं। इन पर प्रदूषण बोर्ड अब सख्त नजर अपना रहा है। अधिकारियों का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। एरिया के भीतर जो भी है, जो कार्रवाई की जो पावर है, उसमें एयर और वाटर एक्ट में है, और एयर वाटर एक्ट में कहीं प्रोविजन में कोल्हू का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। और इस तरह के यदि है तो मैंने आपको कहा ना, यदि सिस्टम जो पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस, जो मिनिमम पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लग सकती है, उसको लगाने के बाद उसको संचालन। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की जांच में गिरी पाखरो टाइगर सफारी का खामियाजा अब आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। वन विभाग की ओर से टाइगर सफारी के सामने वाली सड़क पर बैरियर लगा दिए गए हैं, जिससे अब उत्तर प्रदेश के बड़ापुर इलाके का कोटद्वार से संपर्क कट गया है। बड़ापुर आने जाने के लिए बरसों से इसी रास्ते का इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन अब वन विभाग के निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में अनियमितता की शिकायतों के चलते रास्ता बंद कर दिया गया है। वहीं मामले में वन मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि जांच प्रभावित न हो, इसके लिए रास्ते में प्रतिबंध लगाया गया है। कई बार ऐसे लोग भी घुसपैठ कर लेते हैं जो जीव जंतुओं के शिकार करते हैं या कोई अवैध पातन कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को रोका गया, नहीं तो कोई रोक थोड़ी है उसके लिए। टाइगर सफारी के कारण कोई रोक नहीं है। और अमित शाह वाराणसी पहुंचे। इस वक्त तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, उन तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं। और मंच पर अमित शाह देखिए यहां पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के कार्यक्रम में यहां पर पहुंचे हैं अमित शाह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद हैं। भारत सरकार के राजभाषा विभाग के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसमें अमित शाह वहां पर पहुंचे हैं। काशी में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 2 दिन का ये पूरा कार्यक्रम है। 13 और 14 2 दिन ये कार्यक्रम है, जिसमें आज यहां पर अमित शाह पहुंचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचे हैं। वाराणसी से लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह वहां पर पहुंचे हैं और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। और बातचीत करने के लिए उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, कार्यक्रम में अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, और कौन कौन लोग वहां पर पहुंच रहे हैं? उपेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो उपेंद्र से हम संपर्क करेंगे, आगे भी आपको